हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कर रहे हो ना? यस बेटा। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं हमारे अभियान बैच में, जिसका नाम है एड्सॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। अब बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की बोर्ड के लिए जो जो है वही मैं सिखाने वाला हूं पूरी तरह से। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर जो है ना सीईटी में है और ना ही ये चैप्टर तुम्हारे नीट एग्जाम में है, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी बुक से ही इसको हटा दिया है। तो फिर इसका मतलब एनसीईआरटी बुक से हट गए, अब बचा है ये सिर्फ बोर्ड के बुक में। तो बोर्ड के बुक में तुम्हारे एग्जाम के लिए जितना जरूरी है उतना ही मैं सिखाने वाला हूं। हालांकि इसके बाद जो चैप्टर होगा केमिकल इक्विलिब्रियम, वो पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन ये चैप्टर उस डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इस चैप्टर के तहत हम लोग क्या क्या देखने वाले? शुरुआत में इंट्रोडक्शन कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या है ना। उसके बाद एड्सॉर्प्शन का डेफिनेशन, व्हाई डज एड्सॉर्प्शन अकर, एड्सॉर्प्शन होता क्यों है, ये हम लोग देखेंगे। फिर एग्जांपल्स ऑफ एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन एडसॉर्प्शन, फर्क है बेटा, ठीक है। फिर एग्जांपल्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के एग्जांपल्स कौन से हैं। फिर डिसॉर्प्शन, उसके बाद सॉर्प्शन, फिर टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन जैसे फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन, ये हम लोग देखेंगे। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स, जैसे कि नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट गैस, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन आज के लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। अब एड्सॉर्प्शन है क्या? व्हाट इज एड्सॉर्प्शन? तो आपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कोई चम्मच अगर आपने लिया और चम्मच आपने दूध में डाला, चम्मच अगर आपने दूध में डाला तो क्या होता है, दूध से बाहर चम्मच को निकालो तो चम्मच पे दूध का एक लेयर जमा हुआ आपको मिल जाएगा। ये कहां से आ रहा है बेटा? व्हाट इज दैट? इट्स एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन है। या फिर अगर आपने कोई ठंडी बोतल या ठंडा ग्लास तुम्हारे रूम में तुम्हारे हॉल में स्टूल के ऊपर रख दिया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, यू वुड सी के ग्लास के आसपास जो है ना, ग्लास के आसपास आपको वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हुए दिख जाएंगे। इसके अंदर ग्लास है, सॉरी ये तुम्हारा ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर पानी है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्लास है बेटा। तो ये ग्लास के ऊपर ना आपको ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जमा हुए वाटर के दिख जाएंगे, जो एक्चुअली होता है कंडेंसेशन की वजह से। हमारे आसपास ना बहुत सारी वाटर वेपर्स होती है, वो वाटर वेपर्स या वाटर जो होता है दैट गेट्स कंडेंस when they come in contact with the chiller or colder part of the glass। लेकिन ये जिस वजह से जमा हो रहे इस ग्लास के ऊपर, वो क्या है, वो तुम्हारा एडसॉर्प्शन है। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, आपने चम्मच लिया, ठीक है, और चम्मच के ऊपर जो लिक्विड या जो को भी तुम्हारा मिल्क जमा होता है, ये क्या है, तुम्हारा एडसॉर्प्शन है। उसके बाद आपने बचपन से लेकर अब तक जब आप स्कूल में सीखे हो, तो ये तो वैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है पूरी तरह से, लेकिन आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ देखा होगा, है ना। तो ब्लैक बोर्ड पे जो आपके टीचर जो लिखते हैं, उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल है? उसके पीछे प्रिंसिपल है तुम्हारा एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन की वजह से ही वो लिख पाते हैं। या तुमने भी कभी ना कभी दीवार पे, जमीन पे, है ना, चौक से, पेंसिल से कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो क्या है, वो एडसॉर्प्शन है। तुम्हारे नोटबुक पे तुम लिखते हो पेन से, वो क्या है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे बताना रहेगा मेरा, आपके नोटबुक पे आप जो भी लिखते हो वो क्या है, वो एडसॉर्प्शन है। जो तुम्हारा बुक है, बुक ने जो छपवाया है वो ग्लू की वजह से है, वो एडसॉर्प्शन नहीं है। लेकिन जो आप लिख रहे हो आपके इसके ऊपर, कागज के ऊपर, वो क्या है, एडसॉर्प्शन है। वैसा आप पानी के ऊपर लिख पा सकते हो क्या? नहीं लिख पाते, इसीलिए तो दैट इज एडसॉर्प्शन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन के एडसॉर्प्शन तुम्हारा है क्या, ठीक है। अब एडसॉर्प्शन का डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन है
the accumulation of one substance, the accumulation of one substance over the surface of the another, the accumulation of one substance over the surface of another substance, the accumulation of one substance over the surface of another substance. Is called as adsorption. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन, है ना? किसी भी सरफेस का, किसी भी सब्सटेंस का किसी भी दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर जमा हो जाना, जो प्रोसेस है उसी को हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन. अगर मैं इसको इस तरह से इंडिकेट करूं कि ये तुम्हारा कोई सब्सटेंस है, ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है दूसरे जो इसके सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो चुके हैं, दैट इज नथिंग बट द एडसॉर्प्शन. इतना सिंपल सा डेफिनेशन है एडसॉर्प्शन का. ठीक है बेटा, चलो अब आगे. अब क्वेश्चन ये है कि ये एडसॉर्प्शन जो मैं बोल रहा हूं, व्हाई डज इट अकर? ये एडसॉर्प्शन होता क्यों है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस एडसॉर्प्शन टू अकर? तो देखो बेटा, जो भी सब्सटेंस तुम्हारा है, समझ लो मैंने एक कोई गिवन सब्सटेंस लिया, ऐसा कोई सब्सटेंस है, ओके. अब जो भी सब्सटेंस या जो भी मैटर तुम ले रहे हो वो ऑब्वियसली किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल से बना हुआ है, राइट. और ये जो सब्सटेंस है या ये जो मैटर है, ये इसका सरफेस है. ये इसका क्या है? ये इसका सरफेस है. ठीक है, अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज बट ऑब्वियस, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि ये सरफेस है तुम्हारा. ठीक है, अब ये देखो, अब ये जो सरफेस है ना, ये इसका बल्क है, ये सब्सटेंस का ये सरफेस है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा पार्ट सरफेस के नीचे से लेकर यहां तक ये जितना भी है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क ऑफ द सब्सटेंस. ठीक है, तो अब ये सब्सटेंस के बल्क में जो मॉलिक्यूल्स है ना, जैसे कि ये मॉलिक्यूल देखो, मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं, ये मॉलिक्यूल. नाउ दिस मॉलिक्यूल इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड बाय अनदर मॉलिक्यूल. बेसिकली इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, दे आर फीलिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम ऑल द साइड्स. जैसे ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, इस मॉलिक्यूल के प्रति भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है, लाइक दिस. ये देखो, तो ये सारे 4 साइड तो नहीं बोल सकता मैं, ज्यादा साइड है, ये सारे साइड से हर मॉलिक्यूल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा है. अब हो क्या रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये बीच वाले मॉलिक्यूल को ऊपर के साइड खींच रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन एट द सेम टाइम जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो भी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है. उस वजह से ये जो फोर्स है ना, ये बैलेंस हो जा रहा है. उसी तरह से ये वाला मॉलिक्यूल देखो, इसके ऑपोजिट में ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऑपोजिट में ये मॉलिक्यूल है, इसके ऑपोजिट में ये मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल के ऑपोजिट में कोई ना कोई मॉलिक्यूल है. उस वजह से उसका नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है. अब अगर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो फील कर रहा है, तो पूरा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर 0 हो रहा है, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल की कोई एक नेट मूवमेंट नहीं होगी, या तो ऊपर के डायरेक्शन में या नीचे के, या तो लेफ्ट के या राइट के, किसी भी डायरेक्शन में उसकी नेट मूवमेंट नहीं होगी. ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल है ना, ऊपर वाले मॉलिक्यूल यानी जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है, जैसे कि ये मॉलिक्यूल देखो, अब ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा बेचारा अनफॉर्चुनेट है, इसके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है. ये जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला,
ये वाला या फिर ये वाला। अब ये तीनों मॉलिक्यूल जो तुमको दिख रहे हैं, ये नीचे से इनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तीनों मॉलिक्यूल के ऊपर, तीन तो नहीं होते, बहुत ज्यादा होते, मैं एग्जाम्पल के तीन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो तीनों मॉलिक्यूल नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन ऊपर के साइड से उनको कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं है। ये देखो, ये तीनों मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर है वो नीचे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या है? हवा है। तो ऊपर जो है, ऊपर हवा होने की वजह से एज सच कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो ऊपर के साइड से वो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, देयर आर इम्बैलेंस फोर्सेस। यहां पे देयर आर इम्बैलेंस्ड फोर्सेस। ऊपर के साइड पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से देयर फोर्सेस आर इम्बैलेंस्ड। अब क्योंकि तू इसके फोर्सेस इम्बैलेंस्ड है, दिस मॉलिक्यूल्स वुड फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम द अपर साइड, तो इसलिए वो ऊपर के साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे। और क्योंकि ऊपर के साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, वो कोई भी मॉलिक्यूल जो उनके कांटेक्ट में आ रहा है ऊपर से, उनको नीचे खींच लेंगे। नीचे खींच लेंगे मतलब अपने ऊपर, यहां पे वो चिपका देंगे ऐसे। अब चिपका देंगे मतलब क्यों चिपका देंगे? क्योंकि ये यहां पे जो इम्बैलेंस फोर्स थे ना, उस फोर्स को उनको बैलेंस करवाना है। तो बैलेंस करवाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल जो उनके कांटेक्ट में आता है और मॉलिक्यूलर साइज में फिट बैठता है, उसको वो वहां पे चिपका देते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज द बेसिस ऑफ एन एडसॉर्प्शन। यही तुम्हारे एडसॉर्प्शन का बेसिस है बेटा, ठीक है। तो दिस इज द रीजन एडसॉर्प्शन हैपेंस और अकर्स, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब जो चीज मैं बताने वाला हूं वो ये है कि टर्म्स यूज्ड इन एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन में वैसे ज्यादातर बहुत सारी टर्म यूज नहीं होगी, दो ही टर्म यूज होगी। उसमें से एक तुमको मैं बताता हूं, एक है एड्सॉर्बेंट एंड दूसरा है एड्सॉर्बेट। एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेट। अब एड्सॉर्बेंट मतलब क्या? एड्सॉर्बेंट मतलब क्या? द सब्सटेंस on the surface of which the substance on the surface of which adsorption occurs. The substance on the surface of which adsorption occurs is called as adsorbent, or the substance which provides surface area, or the substance which provides surface area for adsorption is called as adsorbent, ठीक है। अब adsorbate क्या होता है? The substance which is getting adsorbed, the substance which is getting adsorbed on the surface of another substance, on the surface of another substance. The substance which is getting adsorbed on the surface of another substance is called as adsorbate, ठीक है। तो यहां पे अगर देखोगे, ये व्हाइट वाला जो सब्सटेंस नीचे ड्रॉ किया है वो तुम्हारा एड्सॉर्बेंट है, और जो ऊपर जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स तुमको दिख रहे हैं वो तुम्हारा एड्सॉर्बेट है, ठीक है बेटा। सो ये हो गया तुम्हारा एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेट। अब एग्जांपल्स ऑफ एब्सॉर्प्शन।
अब एब्सॉर्प्शन क्या है? तुम बोलोगे सर एडसॉर्प्शन चल रहा है, अचानक एब्सॉर्प्शन कहां से आ गया? तो देखो बेटा, तुमने अगर कॉटन प्लग लिया, कोई भी कॉटन प्लग लिया, उसको पानी में डीप किया, तो तुम बोलोगे सर ये एडसॉर्प्शन करेगा कि एब्सॉर्प्शन करेगा? तो देखो बेटा, दोनों में डिफरेंस ये है कि एब्सॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फेनोमेनॉन है, यानी दूसरा सब्सटेंस जो होता है वो किसी और सब्सटेंस के एकदम डेप्थ में, उसके बल्क में घुसता है। तो जैसे आपने कॉटन प्लग को पानी में डीप किया, तो पानी जो है कॉटन प्लग के एकदम अंदर तक जाएगा, तो वो एडसॉर्प्शन नहीं हुआ, वो हुआ अबसॉर्प्शन। क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन। तो जो मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बल्क में घुसता है वो एब्सॉर्प्शन। जब कोई मॉलिक्यूल किसी और दूसरे मॉलिक्यूल के सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है तो वो एडसॉर्प्शन है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है, एब्सॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेनॉन, absorption is a bulk phenomenon, adsorption is a surface phenomenon. I guess itna enough है to make you understand. So cotton plug dipped in water, cotton plug dipped in water, ये इसका एक एग्जांपल है। दूसरा होगा तो क्लॉथेस या कपड़े, क्लॉथ्स सोक्ड इन वाटर, क्लोथ्स सोक्ड इन वाटर जो है वो भी क्या है? ये सारे के सारे तुम्हारे अबसॉर्प्शन की एग्जाम्पल हो गए। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं अगला, एग्जाम्पल्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन के एग्जाम्पल्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि कोई एक एग्जांपल अगर तुमको दूं मैं, जैसे कि गैसेस लाइक O2, N2, H2, CO2 adsorbed on a surface of a metal, on a surface of a metals, like iron, कोबाल्ट, मैग्नीज, उसके बाद वैसे तो बहुत है, कॉपर, जिंक, ईटीसी, बहुत है। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल के ऊपर ये गैसेस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एब्सॉर्प्शन। बाकी तुमको अगर मैं बताऊं, मिथिलिन ब्लू नाम का एक डाई होता है, मिथिलिन ब्लू और डाई। ठीक है, इस डाई में अगर तुमने डाला एक्टिवेटेड चारकोल, इस डाई में अगर तुमने एक्टिवेटेड चारकोल डाला एंड उसको शेक किया, एक्टिवेटेड चारकोल डाला एंड शेकन वेल, तो यू विल सी इसका जो कलर है, कलर डिसअपियर्स, इसका जो कलर है वो गायब हो जाता है। अब तुम बोलोगे गायब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल के जो मॉलिक्यूल है, दे अब्सॉर्ब्स द कलर पिगमेंट, दे अब्सॉर्ब्स। मिथिलिन ब्लू नाम का जो डाई है, उसको जो कलर आया है वो कलर पिगमेंट की वजह से आया है। तो वो जो कलर पिगमेंट है ये एक्टिवेटेड चारकोल अब्सॉर्ब कर रहा है, इट अब्सॉर्ब्स अ कलर पिगमेंट एंड देयरफॉर इट बिकम्स कलरलेस। ठीक है, आई गेस दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज दिस एब्सॉर्प्शन एक्चुअली वर्क्स। ठीक है बेटा, चलो अगला कॉन्सेप्ट है डिसऑप्शन। अब डिसऑप्शन क्या हुआ? देखो, डी का मतलब क्या होता है बेटा? डी मीन्स टू रिमूव, डी मीन्स टू रिमूव। तो रिमूवल ऑफ एब्सॉर्प्शन और द रिवर्सल ऑफ एब्सॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डिसऑप्शन। सिंपल है ना?
रिवर्सल ऑफ एडसॉर्प्शन इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। यानी अगर किसी सब्सटेंस के ऊपर, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल ऐसे एडसॉर्ब हो चुके हैं, ठीक है, तो मैंने कुछ किया, या तो हीट दी या कोई भी प्रोसेस की, हीट दी या प्रेशर कम किया, जो करना है वो किया, तुम्हारा जो व्हाइट सब्सटेंस था वो अलग हो गया और ये जो था ग्रीन कलर के पार्टिकल्स वो भी अलग अलग हो गए। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। यहां से अगर तुम इधर आते हो तो वो एडसॉर्प्शन, यहां से उधर जाते हो तो डिसॉर्प्शन। इतना सिंपल है, ठीक है। चाहिए तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां से यहां तुम जा रहे हो तो वो है डिसॉर्प्शन, रिवर्सल और रिमूवल ऑफ सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ एन एडसॉर्बेंट फ्रॉम द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन, ठीक है। वहां से यहां आओगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एडसॉर्प्शन, ठीक है। ये एडसॉर्प्शन, वो डिसॉर्प्शन, सिंपल है, राइट। अब अगला कॉन्सेप्ट दैट इज सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन क्या है? अब देखो सॉर्प्शन ये जो है ना, ये एक ऐसी प्रोसेस है कि कुछ कुछ जगह पे ना एडसॉर्प्शन भी होता है और एब्सॉर्प्शन भी होता है। अब इस केस में अगर एडसॉर्प्शन भी हो रहा है, एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंफ्यूजन हो रहा है ना। तो क्योंकि ये कंफ्यूजन हो रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, उसको एक नया टर्म दे दिया जिसका नाम है सॉर्प्शन। जैसे कि अगर समझ लो तुम्हारे पास व्हाइट कलर के चौक है, तुम्हारे पास ऐसा एक कोई व्हाइट कलर का चौक है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास इंक है, क्या है, मेरे पास ना एक ब्लू कलर की इंक है। अरे ये क्या हो गया? ठीक है, ये देखो, ये ब्लू कलर की इंक है इसमें, ठीक है। अब ये इस इंक में ना, ये जो चौक है, ये जो चौक है, ये मैं इसमें डाल रहा हूं। अब ये चौक मैंने इसमें ऐसा डाल दिया है, ठीक है। अब तुमने थोड़ी देर बाद चौक बाहर निकाला। अब चौक अगर तुम बाहर निकालोगे तो तुमने नोटिस किया होगा बेटा कि ये जो ब्लू कलर का तुमको डाई दिख रहा है ना, इसके डॉट्स तुमको ऐसे इसके ऊपर दिखेंगे। इस ब्लू कलर के जो डॉट्स है तुमको चौक के सरफेस के ऊपर चिपके हुए मिल जाएंगे। तो वो जो चिपके हुए है दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन, वो तुम्हारा एडसॉर्प्शन है, ठीक है। तो ब्लू कलर के डॉट्स मतलब ये क्या है? ये इसका कलर पिगमेंट है। क्या है ये इसका कलर पिगमेंट, कलर पिगमेंट बोलो या फिर तुम उसको डाई भी बोल सकते हो बेटा। ये जो डाई है, ये डाई उसके सरफेस के ऊपर चिपक गई है, लेकिन जो सॉल्वेंट है, इसके अंदर का जो सॉल्वेंट है वो तुम्हारे चौक के सरफेस के अंदर तक चला गया है। ये जो है ये इसका क्या है? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ऑफ एन इंक, सॉल्वेंट ऑफ एन इंक, ठीक है। ये तुम्हारी इंक है, ये इंक दो चीजों से बनी हुई है, एक है सॉल्वेंट और दूसरा है कलर पिगमेंट। तो जब तुम चौक इसमें डीप करते हो तो उस इंक का जो कलर है यानी जो कलर पिगमेंट है वो तुम्हारे चौक के सरफेस के ऊपर चिपक जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडसॉर्प्शन। और इस इंक का जो सॉल्वेंट है ना बेटा, अगर तुम चौक को ऐसे ब्रेक करोगे,
चौक को ब्रेक करके देखोगे तो तुमको अंदर जो है ना, अंदर चौक के तुमको कलर नहीं दिखेगा, बस गीला हुआ है वो दिखेगा। तो वो जो गीला हुआ है वो क्या है, इस इंक का जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट अंदर तक घुस गया है तुम्हारे चौक के। तो वो जो इंक है जो अंदर तक घुस गई है सॉल्वेंट के, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन। तो वो तुम्हारा हो गया एब्सॉर्प्शन। और सरफेस के ऊपर जो कलर पिगमेंट लगा है वो तुम्हारा एडसॉर्प्शन है। तो यहां पे एब्सॉर्प्शन भी हुआ और एडसॉर्प्शन भी हुआ, दोनों चीजें हुई। सो बेसिकली अ प्रोसेस where both adsorption and absorption happens or occurs. A process where both adsorption and absorption occurs is called as sorption. उसी को हम लोग बोलते हैं sorption। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है एडसॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन एंड सॉर्प्शन। ठीक है बेटा, चलो देन मूविंग अहेड। अगला, अब हमारा जो चैप्टर है, जैसे चैप्टर का नाम है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, सो वी आर गोइंग टू फोकस कंप्लीटली ऑन द एडसॉर्प्शन ओनली। अब एब्सॉर्प्शन तो हमने देख लिया, अभी हम लोग एडसॉर्प्शन देखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन। अब एडसॉर्प्शन क्या क्या किस किस तरह से एडसॉर्प्शन होता है, तो देखो बेटा, एडसॉर्प्शन के ना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन किस तरह से हो रहा है उस तरह से उसकी दो कैटेगरीज है। एक है उसका फिजिकल एडसॉर्प्शन, या फिर तुम उसको फिजिसॉर्प्शन भी बोल सकते हो। फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। दूसरा है केमिकल एडसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन बोल दो या तुम उसको केमिसॉर्प्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से इसकी दो कैटेगरीज होती है। तो अब इसके टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले है फिजिकल एडसॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन, है ना। फिजिकल एडसॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन क्या है ये। अब बेटा देखो, ये जो एडसॉर्बेंट है, ये जब एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपकेगा तो ये चिपकने के टाइम अगर या तो केमिकल फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है या तो फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है। तो एडसॉर्बेंट जब एडसॉर्बेंट के सरफेस के ऊपर चिपक रहा है एंड वो वैन डर वाल फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस के वजह से चिपक रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिजिसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, फिजिसॉर्प्शन। सो इफ, अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग ये जो एडसॉर्प्शन है इसको हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे। स्पेसिफाई यानी इसके बाद से हम लोग जो भी एडसॉर्प्शन देखेंगे वो हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड का ही रहेगा। यानी गैस मॉलिक्यूल जब सॉलिड के ऊपर चिपकेगा तो वो जो एडसॉर्प्शन है जहां पे गैस मॉलिक्यूल तुम्हारे सॉलिड, यानी गैस मॉलिक्यूल रहेगा तुम्हारा एडसॉर्बेंट एंड सॉलिड तुम्हारा रहेगा एडसॉर्बेंट। तो हम लोग अब हमारे डिस्कशन को इस चीज के लिए लिमिट कर देंगे और इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो इफ द गैस molecules are getting absorbed on the surface of a solid, if the gas molecules are getting absorbed on the surface of a solid due to van der Waals forces, or dispersion forces, due to van der Waals forces or dispersion forces,
देन इट इज कॉल्ड एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन। ठीक है, तो और एक चीज है, तो देखो बेटा फिजिकल एड्सॉर्प्शन में जो है ना, ये तुम्हारा सब्सटेंस है, इसके ऊपर जब गैसेस मोलिक्यूल ऐसे अटैच होंगे, तो अब क्योंकि ये गैसेस मोलिक्यूल इसके ऊपर चिपके हुए हैं, तो अभी भी बहुत सारी जगह है, अब उसके ऊपर और मोलिक्यूल अटैच हो सकते हैं ऐसे, लाइक दिस। तो इस वजह से क्या होता है, तुम्हारा जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है वो हमेशा रहेगा मल्टी लेयर। क्या रहेगा? मल्टी लेयर। यू कैन सी हियर क्लियरली इट इज मल्टी लेयर्ड एड्सॉर्प्शन। ये हमेशा रहेगा मल्टी लेयर। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही ना। अगर केमिकल रिएक्शन होगी तो ये मल्टी लेयर नहीं हो सकता फिर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन जैसे N2 और H2 रिएक्ट हो गए और तुमको मिल गया N2H4, तो N2H4 का रिएक्शन या N2 और H2 का रिएक्शन होकर अमोनिया बन गया, तो क्या उस अमोनिया में तुम और हाइड्रोजन डाल सकते हो? नहीं डाल सकते, हो गया रिएक्शन। तो इसीलिए तो मैं बताऊंगा इसके बाद मल्टी लेयर होता है, मल्टीपल लेयर्स यहां पे बन सकते हैं, क्योंकि ये लेयर एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे। दूसरी चीज, इट इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि कोई भी गैस किसी भी मेटल के ऊपर या कोई भी गैस एक से ज्यादा मेटल के ऊपर एड्सॉर्ब हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि तुमने H2 लिया तो वो सिर्फ इसी गैस के ऊपर एड्सॉर्ब होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो मल्टी लेयर हो सकता है। ठीक है, सो नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, मल्टीपल मेटल्स के ऊपर एक ही गैस चिपक सकता है या एड्सॉर्ब हो सकता है। ठीक है बेटा, या एक ही मेटल के ऊपर मल्टीपल गैसेस एड्सॉर्ब हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। तीसरी चीज, जब भी एड्सॉर्प्शन होगा हीट क्या होगी? इवॉल्व होगी, एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब तुम बोलोगे क्यों इवॉल्व होगी? जब ये एड्सॉर्बेंट इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर चिपक रहा है बेटा, तो किस वजह से चिपक रहा है? ये हो रहा है वैन डर वाल्स फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से, यानी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो डेवलप हुआ है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हुआ है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो बना है ना। और केमिस्ट्री में कभी भी कुछ ना कुछ जब बनता है तब हीट क्या होती है? रिलीज्ड होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये तुम्हारा एक्सोथर्मिक इन नेचर रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज, विद प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, प्रेशर बढ़ेगा गैस का तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। तुम अगर इसके ऊपर गैस का प्रेशर जो है, जो ऊपर से आ रहा है, वो प्रेशर अगर तुम बढ़ाओगे तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगा ना, ये तो ऑब्वियस है। यानी प्रेशर बढ़ेगा तो एड्सॉर्प्शन भी बढ़ेगा। अगर प्रेशर कम होगा बेटा तो एड्सॉर्प्शन भी कम होगा। ठीक है, आई गेस दिस मच इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट फिजिसॉर्प्शन इज ऑल अबाउट। ठीक है, चलो अब जाते हैं आगे। अगला है केमिकल एड्सॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। अब केमिकल एड्सॉर्प्शन या केमिसॉर्प्शन क्या होता है? जब कभी भी कोई गैसियस मॉलिक्यूल या कोई भी एड्सॉर्बेंट के ऊपर एड्सॉर्ब होता है, तो उनके बीच में जो फोर्सेस इन्वॉल्व है, अगर वो फोर्सेस केमिकल फोर्सेस है, यानी उनके बीच में वीक आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड अगर या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड अगर बना है, तो उस तरह के एड्सॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे केमिसॉर्प्शन। ठीक है, सो इफ द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन्वॉल्व्ड, if the forces of attraction involved between adsorbate and adsorbent, if the forces of attraction involved between adsorbate and adsorbent are chemical bonds like ionic, covalent or coordinate covalent or coordinate,
then such a adsorption is called as chemisorption. ठीक है, आई गेस दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड. सेकेंडली, ये जो adsorption स्पेशली गैस प्लस सॉलिड, जहां पे तुम्हारा गैस होगा क्या, गैस ऑब्वियसली होगा तुम्हारा एड्सॉर्बेट. गैस के ऊपर तो सॉलिड नहीं चिपकने वाला है ना बेटा, तो गैस तुम्हारा एड्सॉर्बेट ही रहेगा, सॉलिड तुम्हारा एड्सॉर्बेंट ही रहेगा. ठीक है, तो ये इस केस में जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एक्सोथर्मिक ही होता है. अब इसको एक एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस अगर किसी ग्लास के ऊपर चिपकता है या एड्सॉर्ब्ड होता है, तो वो जो एड्सॉर्प्शन होता है वो एड्सॉर्प्शन हमेशा होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस. क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन होने के लिए तब हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ब्रेक होने चाहिए. वो बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए तुमको एनर्जी देना पड़ता है, इसलिए वो एंडोथर्मिक बन जाता है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक है ये तो मैं मानता हूं, लेकिन तुमने अगर केमिकल रिएक्शन ठीक से सीखे होंगे तो तुमको पता होगा कि कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुमको हीट नहीं देनी पड़ती. वो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए तुमको हीट देना ही पड़ेगा. एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, उसके बाद में तुम और एक्स्ट्रा हीट नहीं दे सकते. इसका मतलब chemisorption is like a chemical bond. Okay, it's like a chemical reaction. So chemisorption requires energy of activation. It requires energy of activation initially. ठीक है, once the equilibrium is attained, then with increase of temperature, chemisorption decreases. तब तुम्हारा रेट ऑफ chemisorption डिक्रीज होगा, उस तब तक डिक्रीज नहीं होगा. ठीक है, और दो तीन चीजें मुझे बतानी थी, वो ये कि इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. क्या है? इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. अब हाईली स्पेसिफिक इन नेचर क्यों रहेगा बेटा? अगर तुमने N2 और H2 का रिएक्शन तुम कर रहे हो, ठीक है, तो वही N2 क्या कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा. वही N2 उसी कंडीशन में फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक है. वो टेम्परेचर, वो प्रेशर पे तुम्हारा N2 सिर्फ H2 से ही रिएक्ट करेगा. तुम्हारा नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन तब तुम्हारा टेम्परेचर प्रेशर अलग होगा. दैट इज वाई. एंड अभी तुमको मैंने जो भी बताया ये केमिकल रिएक्शन का था. तो केमिसॉर्प्शन में क्या हो रहा है? तुम्हारे सरफेस के ऊपर जब एडसॉर्प्शन हो रहा है, तो ये एडसॉर्प्शन इट्स लाइक अ केमिकल बॉन्ड. ये देखो यहां पे मैंने डेप्थ में लिखा भी है, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने ड्रॉ किए डेप्थ में ड्रॉ किए. तो दिस इज योर केमिसॉर्प्शन. और केमिसॉर्प्शन होने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी रिलीज भी होती है. और केमिसॉर्प्शन का डिसऑप्शन करने के लिए यानी एडसॉर्प्शन ब्रेक करने के लिए भी तुमको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. फिजिक्स ऑप्शन जो होता है फिजिक्स ऑप्शन काफी वीक होता है. फिजिक्स ऑप्शन थोड़ा सा तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी फिजिक्स ऑप्शन ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन लो टेम्परेचर पे ज्यादा होता है, केमिस ऑप्शन का ऐसा नहीं है. केमिस ऑप्शन को इनिशियली तुमको हीटिंग देनी ही पड़ती है जब तक ट्रांजिशन स्टेट अचीव या इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. एक बार इक्विलिब्रियम आ गया उसके बाद में तुमको हीट कम करना पड़ता है, क्योंकि तब वो एक्सोथर्मिक बनना स्टार्ट हो जाता है. सो ये मैंने ड्रॉ करने का मेरा रीजन और एक था कि ये तुमको दिख रहा होगा कि ये क्या है, सिंगल लेयर है. सो बेसिकली पहली चीज तो हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, दूसरा है इट इज सिंगल लेयर्ड या मोनो लेयर्ड. फिजिक्स ऑप्शन जैसा मल्टीपल लेयर ये नहीं बन सकता.
क्योंकि इसके और इसके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से वो मल्टी लेयर नहीं बन सकता, इट्स अ यूनिलेयर या मोनोलेयर्ड। ठीक है, सो आई गेस दिस मच इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट केमिस्ट ऑप्शन इज। और एक चीज मैंने जैसे बताई कि ये क्या होता है, ये हाईली स्पेसिफिक इन नेचर होता है और इसको ब्रेक करने के लिए भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है बेटा, चलो तो अभी हम लोग निकलते हैं आगे। सो नेक्स्ट चीज है तुम्हारी फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स। तो कौन से फैक्टर है इसके लिए? इसके लिए एक फैक्टर है तुम्हारा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट या एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा होता है, वो चीज के ऊपर तुम्हारा एड्सॉर्प्शन का स्ट्रेंथ काफी हद तक डिपेंड करेगा। ठीक है, और सरफेस एरिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, सरफेस एरिया ऑफ योर एड्सॉर्बेंट, क्योंकि एड्सॉर्बेंट के ऊपर तुम्हारा एड्सॉर्प्शन हो रहा है ना, तो वो तो डिपेंड करेगा ही करेगा। सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि तुम्हारा एड्सॉर्प्शन कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट गैस। गैस के नेचर पे तुम्हारा रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन कैसे डिपेंड करेगा। तो यहां पे तुम चार्ट पे देख सकते हो, हमने 5 गैसेस ड्रॉ किए हैं, सॉरी 5 गैसेस लिखे हुए, N2HCl, अमोनिया, Cl2SO2। तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है? SO2 का, Cl2 का, अमोनिया का। इन तीनों का देखो, इन तीनों का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो भी देखो। इनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ये गैसेस क्या होंगे? दिस गैसेस मस्ट बी easily liquefiable. These gases are easily liquefiable. So in other words अगर मैं बताऊं, easier the gases can get liquefied. तुम यहां पे खुद देखो, ये तीनों गैसेस है, तीनों का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और उनका वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड, यहां पे उनका वॉल्यूम एड्सॉर्ब्ड है। वॉल्यूम एड्सॉर्ब देखो कितना है। नाइट्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम ऑफ एड्सॉर्प्शन भी कम है। HCl का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है तो वॉल्यूम एड्सॉर्ब ज्यादा है। NH3 का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल्यूम एड्सॉर्ब और ज्यादा है। Cl2 का भी क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल्यूम एड्सॉर्ब ज्यादा है। और SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर इन चारों पांचों में सबसे ज्यादा है, तो उसका वॉल्यूम एड्सॉर्ब भी सबसे ज्यादा है। यानी किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो इजीली लिक्विफाइबल होगा, और अगर वो इजीली लिक्विफाइबल होगा तो उसका एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा ऑन अ गिवन एड्सॉर्बेंट। सो इन अदर वर्ड्स, easier the gas can get liquefied, easier they will get adsorbed. Easier the gases can get liquefied, easier they will get adsorbed. जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना इजीली वो दो लिक्विफाई होंगे, जितना इजी लिक्विफाई होंगे उतना इजीली वो एब्सॉर्ब्ड भी होंगे। इतना सिंपल सा चीज है ये पूरे के पूरे चीज के पीछे। तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया, 2-3 गैस अगर दे दिए, पूछे कि कौन ज्यादा लिक्विफाई होगा, तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब्ड होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट का मैं क्या बताऊं? जनरली एड्सॉर्बेंट हैविंग रफ सरफेसेस, मतलब जो जो एड्सॉर्बेंट का सरफेस रफ होता है उनका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि रफ सरफेस होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा ना। अब सरफेस एरिया अगर ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। सो having rough surface causes
मोर एब्सॉर्प्शन। जैसे कोई चिकना सरफेस है तो चिकने सरफेस के ऊपर ज्यादा एब्सॉर्प्शन नहीं होगा, रफ सरफेस होगा तो उसके ऊपर ज्यादा एब्सॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो उसी चीज में आता है सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। अब सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट मतलब एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स जितने छोटे होंगे, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे साइज में, जितने फाइनली डिवाइडेड होंगे, उतना ज्यादा एब्सॉर्प्शन वो कर पाएंगे। इन अदर वर्ड्स, smaller the size of adsorbent molecules, smaller the size of adsorbent molecules, ठीक है, larger the surface area। वो जितने छोटे होंगे, एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल जितने छोटे होंगे, उनका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा। सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, उनका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी एड्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा, उनका एड्सॉर्प्शन उतना ज्यादा होगा। इतना सिंपल सा ये फैक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर, इनफैक्ट टेम्परेचर प्रेशर दोनों चीजें मैंने यहां पे बता दी है। ठीक है, इसके बाद प्रेशर आने वाला है यहां पे, तो दोनों को मैंने एक साथ यहां पे कनेक्ट किया है। ठीक है, टेम्परेचर और मैं प्रेशर भी लिखी देता हूं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो आगे प्रेशर देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो x बाय m मतलब क्या है? x मतलब अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड, x मतलब अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड, और m मतलब मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, m मतलब एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो x बाय m क्या हुआ? x बाय m हो गया अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास, पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट। ठीक है, तो अब तुम यहां पे देखो, जैसे टेम्परेचर x बाय m यहां पे y एक्सिस पे है, p x एक्सिस पे है, तुम सब तुम्हारे सामने, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब भी बढ़ रहा है। तो इन अदर वर्ड्स, जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, मैं यहां पे चाहे तो एरो के फॉर्म में लिखता हूं सारी चीजें। देखो प्रेशर एंड द एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब प्रमाण, कितना एब्सॉर्प्शन हो रहा है, एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने तुमको बता दी ग्राफ केस में। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ रहा है, एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन भी बढ़ रहा है। तुम क्लियरली यहां देख सकते हो वो बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ रहा है? एक लेवल तक बढ़ रहा है, बाद में देखो, बाद में वो कांस्टेंट ही रह रहा है। इसका मतलब क्या? एज द प्रेशर इंक्रीजेस, द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन also increases, and this happens till the stage where afterwards rate of absorption या extent of absorption becomes independent of pressure। मतलब तुम एक बार यहां पे आ गए इस टेम्परेचर पे, फिर तुम प्रेशर कितना भी बढ़ाओ, देखो प्रेशर बढ़ते ही जा रहा है उस साइड पे, लेकिन एब्सॉर्प्शन देखो कांस्टेंट रह रहा है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर प्रेशर के वैल्यू तक ही प्रेशर के साथ एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ेगा, उसके बाद वो कांस्टेंट ही हो जाना है। वही चीज टेम्परेचर की, वो टेम्परेचर का तुम्हारे सामने है। जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 195 to 244 to 273, एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज डिक्रीजिंग। तो ये तो मैंने पहले भी तुमको बताया था कि एज द टेम्परेचर
increases, extent of adsorption decreases. सिंपल है, कम टेम्परेचर पे ज्यादा एब्सॉर्प्शन होता है। ठीक है बेटा, चलो अभी निकलते हैं आगे। जैसा मैंने बोला प्रेशर का मैंने पहले ही बता दिया है। अब एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब हम लोग जो एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म देखने वाले हैं वो है तुम्हारा फ्रेंडलिच एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिच एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये फ्रेंडलिच एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या, या ओवरऑल आइसोथर्म है ही क्या? सो आइसोथर्म इज नथिंग बट it is a relation between amount of gas, it is the relation between amount of gas absorbed per unit mass. It is nothing but the amount of gas absorbed per unit mass of adsorbent with pressure for gases, अगर गैस है तो प्रेशर, और with concentration, it is the relation between amount of gas adsorbed per unit mass of adsorbent with pressure or with concentration into bracket for solution at constant or at given temperature. At constant लिखता हूं मैं, at constant temperature. तो ये जो रिलेशन है इसी को बोला जाता है फ्रेंडलिच एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आता है x बाय एम के पी रेस टू 1 बाय एन, x बाय एम के पी रेस टू 1 बाय एन, जहां पे तुम्हारा n जो है योर n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, n कुड बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। n तुम्हारा जो है एक से कभी भी छोटा नहीं होगा, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो ये है तुम्हारा फ्रेंडलिच एब्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नाउ k क्या है, यहां पे k एंड n दे आर कांस्टेंट। तो अगर तुम्हारा n एंड k कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि x बाय m यानी अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ द एब्सॉर्बेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जो तुम देख सकते हो इधर, x बाय m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p टिल सर्टेन वैल्यू ऑफ p, जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा, आफ्टर विच इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर। एक लेवल तक वो बढ़ेगा, उसके बाद में तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा दो, तुम्हारा अमाउंट ऑफ गैस एब्सॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ द एब्सॉर्बेंट कांस्टेंट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, भले तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा दो। क्योंकि तुम इसके बाद अगर और प्रेशर बढ़ाओगे तो जो सरफेस एरिया है एब्सॉर्बेंट का वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट हो चुका है, वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है एब्सॉर्बेंट मॉलिक्यूल से। अब जगह ही नहीं बची तो कहां पे करोगे, इसके लिए। ठीक है, अब ये तो हो गया उस ग्राफ का। अब ये ग्राफ देखो, ये तुमको दिख रहा है x बाय एम के पी रेज़ टू 1 बाय n। अब मैं क्या करूंगा ना, इस इक्वेशन का मैं लूंगा लॉग। क्या लूंगा, लॉग, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग। इसका लॉग लोगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ x बाय m लॉग ऑफ x बाय m, उसके बाद 1 बाय n। देखो अब ये इसका तुम लॉग लोगे तो क्या आएगा, इसका लॉग लोगे तो ऑब्वियसली तुमको मिलेगा लॉग k प्लस 1 बाय n लॉग p, राइट? यही तुमको मिलेगा कि नहीं, लॉग k इसको चाहे तो मैं ऐसे लिखता हूं, हाँ, 1 बाय n
ये एक्सपोनेंट है p का, तो वो नीचे आ जाएगा 1/n log p प्लस log k. नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये तुम्हारा y है, ये तुम्हारा m है, ये तुम्हारा x है, प्लस ये तुम्हारा c है. तो y एक्सिस पे है log ऑफ x/m और x एक्सिस पे log ऑफ p जो तुम्हारे सामने है. तो m क्या बन रहा है? m बन रहा है तुम्हारा 1/n यानी स्लोप. तो स्लोप इज इक्वल टू 1/n. एंड इस पूरे ग्राफ का जो इंटरसेप्ट यानी जो c है, y इंटरसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, y इंटरसेप्ट आ रहा है log k. यू कैन कोरिलेट दिस. सो इसका इंटरसेप्ट आ रहा है log k. So that is what the Freundlich adsorption isotherm is all about. ठीक है बच्चों? So I hope this must have been clear with you all. ठीक है? अब रिवीजन के लिए क्या है? रिवीजन तुमको मैं बताता हूं. लर्न, रिवीजन तो नहीं, होमवर्क. होमवर्क तुम्हारे लिए क्या है? लर्न द डिफरेंसेस. Learn the differences between physisorption and chemisorption. ये चीज है. एंड दूसरा, try to learn and remember isotherm. Freundlich adsorption isotherm. और एक चीज, हम इसको आइसोथर्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी आर डूइंग दिस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई आइसोथर्म. ठीक है? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इतना करो. एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. धन्यवाद. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक ये सब पढ़ लो. टिल देन, बाय बाय.